फिल्म की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जो एक विशालकाय मेट्रॉइड के कारण तबाह हो चुकी है। वो जमीन से टकराया और सब कुछ जलकर राख हो गया। अब जमीन पर सिर्फ एक छोटा सा शहर बचा है और कुछ ही लोग जीवित हैं। ये सभी लोग एक चर्च के अनुयायी हैं जहाँ पुजारी एक कुलपिता है। यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं और सभी को हर कीमत पर उनका पालन करना होता है। और इसी शहर में ग्रे नाम की एक चुड़ैल भी रहती है। वो सबकी इच्छाएं पूरी करती है। इसलिए चर्च अब मानता है कि लोगों को भागकर ग्रे के नए समुदाय में शामिल हो जाना चाहिए। इसीलिए कुलपिता ने एनफोर्सर को ग्रे को मारने का आदेश दिया। एनफोर्सर ग्रे को यहाँ के सभी लोगों के सामने मार डालता है। वो उसके पैरों के नीचे से सहारा खींच लेता है और जैसे ही एनफोर्सर यहाँ से जाता है, ग्रे अपना जादू दिखाती है। वो एनफोर्सर में से एक को सम्मोहित कर लेती है। वो उसे ये भ्रम दिखाती है कि वो मर रहा है और उसे मारने के लिए वो अपनी रस्सी पर गोली चलाता है। लेकिन वास्तव में ये गोली ग्रे की रस्सी पर चलती है और ग्रे हत्या से बच जाती है। फिर ग्रे उसे एक और भ्रम दिखाती है जिसमें ग्रे उसकी तरफ आ रही थी। ग्रे को मारने के लिए वो गोली चलाता है तो आप देख सकते हैं कि उसने वास्तव में अपने ही साथी को मार डाला। सारा शोर सुनकर एनफोर्सर वापस आ जाता है और सबसे पहले वो उस सैनिक को मार डालता है जो ग्रे के वश में था। उसके बाद वे हर जगह ग्रे की तलाश करते हैं लेकिन उन्हें ग्रे कहीं नहीं मिलती। वो यहीं छुपी हुई थी, लेकिन उसने उन सभी को दिखाया कि ग्रे यहाँ नहीं है और फिर वो यहीं रुक जाता है और एनफोर्सर के सभी सैनिकों को एक एक करके मार डालता है। जब वो एनफोर्सर की गर्दन पर चाकू रखता है तो एनफोर्सर कहता है, मुझे मार डालो, लेकिन ग्रे उसे नहीं मारती। इसके बजाय वो खुद मर जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब दृश्य बदलता है और हमें बॉयज दिखाया जाता है। वह एक सुरंग के पास से गुजर रहा था। अचानक बहुत सारे डाकू उस पर हमला कर देते हैं। उसकी अपनी बंदूक में से एक उसके घोड़े से उतरने की कोशिश करता है। तभी एक दो मुहा सांप डाकू पर हमला करता है और उसे मार डालता है। उसके बाद बॉयज बचे हुए डाकुओं से लड़ता है। जब वो अपनी कला से किसी को मारता है तो वो किसी को अपनी बंदूक से गोली मार देता है। और इस तरह सब कुछ संभालते हुए हमें पता चलता है कि बॉयज कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक बाउंटी हंटर था और अपने काम में बहुत अच्छा भी था। हमें फिर से ग्रे दिखाई देती है जो रानी और उसके खास आदमी से मिलने आई है। दरअसल रानी चाहती थी कि ग्रे उसके लिए एक आकार बदलने वाले की शक्ति लाए। ग्रे रानी से भारी कीमत मांगती है और कहती है कि वो अगले पूर्णिमा तक तुम्हारा काम कर देगी, जिसमें सिर्फ 6 दिन बचे थे। वे दोनों यहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद रानी का खास आदमी यहाँ आता है और ग्रे से कहता है कि वो रानी का काम न करे, क्योंकि उसे लग रहा था कि रानी जो करना चाहती है वो सही नहीं है। हैरानी की बात ये थी कि ग्रे उससे सहमत थी। ग्रे इस आदमी की बात नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन उस पर एक श्राप था कि वो किसी की भी इच्छा को मना नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने इस आदमी की इच्छा भी मान ली। अब कहानी में मोड़ ये है कि ग्रे इन दो विपरीत इच्छाओं को कैसे संभालेगी। अब वो अपनी शक्तियों से पूरे खोए हुए प्रदेश में आकार बदलने वाले की तलाश शुरू कर देती है। उसे मारना है। वो अपनी दृष्टि में देखती है कि बहुत सारे लोग आकार बदलने वाले का शिकार करने आए थे, लेकिन फिर वे सभी उसका शिकार बन गए। उन सभी को मारने के बाद आकार बदलने वाले ने उसे जोर से मारा और यहाँ डर के मारे ग्रे का जादू भी टूट गया। दृश्य बदलता है और हमें रानी दिखाई देती है जो इस समय राजा के साथ थी। पहली बार हमें राजा दिखाया जाता है जो बहुत बीमार है और बिस्तर पर है। ग्रे बॉयस से मिलने आई है क्योंकि बॉयस यहाँ का सबसे अच्छा शिकारी था और ग्रे को अपना मिशन पूरा करने के लिए ऐसे ही आदमी की जरूरत थी। वह उसे आकार बदलने वाले को मारने के बजाय अच्छे पैसे की पेशकश करती है। ग्रे खुद बॉयस के साथ उस खोई हुई भूमि पर जाना चाहती थी जहाँ आकार बदलने वाले का ठिकाना है। दरअसल आकार बदलने वाले को वहीं मारा जा सकता है और उसकी शक्ति को हासिल किया जा सकता है, कहीं और नहीं। बॉयस ग्रे को आगाह करता है कि ये रास्ता बहुत लंबा हो सकता है और इसमें कई खतरे हो सकते हैं। इन खतरों में कई तरह के राक्षस और टूटे हुए रास्ते होंगे। ग्रे हर तरह की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तैयार थी। चर्च के लोग जो अभी भी ग्रे के पीछे पड़े हैं उसकी तलाश करते हुए उस पर हमला कर देते हैं और इससे पहले कि वे उस पर हाथ डालें वे दोनों चर्च से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि कुलपिता को खबर मिल गई थी कि रानी भी गुप्त रूप से ग्रे से मिलने गई थी। इससे कुलपिता डर गया। उसे डर था कि रानी ग्रे के साथ मिलकर चर्च के खिलाफ कोई साजिश रच सकती है। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो वह एनफोर्सर को ग्रे को पकड़ने का आदेश देता है। अब एनफोर्सर अपने उन सैनिकों के लिए ग्रे और बॉयज के पीछे जाता है जो एक खास शहर में पहुंच चुके थे। यहाँ ग्रे और बॉयज के दोस्तों के घर पर रुकते हैं। यहाँ हमें बॉयज के अतीत के बारे में पता चलता है। वो इतना अच्छा शिकारी कैसे है। उसके बचपन में उसके माता पिता को उसकी आंखों के सामने खोई हुई भूमि में मार दिया गया था। उसके बाद अपने अस्तित्व के लिए उसने राक्षसों और शिकारियों से लड़ाई की और आखिरकार उस शहर में पहुंच गया जहां आज इंसान रह रहे थे। अगले दिन वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वे एक इमारत जैसी जगह पर आ गए थे जहां से उन्हें केबल बस के माध्यम से सड़क पार करनी थी। लेकिन जब वे ऊपर आए तो उनका सामना एनफोर्सर और उसके सैनिकों से हुआ।
उन सभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बॉयस एक बहुत अच्छा शिकारी और लड़ाका था और ग्रे लड़ने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी। सभी को सम्मोहित करते हुए वो उन पर हमला करती थी। दूसरी ओर बॉयस चाकू से किसी पर हमला करता और उन्हें मार डालता, और जब उन्हें लगा कि ये सही समय है तो वे जल्दी से केबल बस पर कूद गए। लेकिन बहुत सारे सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। उनसे लड़ने के लिए ग्रे बस के ऊपर चढ़ जाती है और बहुत सारे सैनिकों को मार डालती है। वो उनसे लड़ती है जबकि बॉयस बस के अंदर उनसे लड़ रहा था। एनफोर्सर देखता है कि ये दोनों उसके हाथ में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। वो अपने सैनिकों को इस बस का केबल काटने का आदेश देता है। जैसे ही केबल टूटता है बस नीचे गिर जाती है, लेकिन वो अभी भी एक चट्टान से जुड़ी हुई थी। ग्रे अपनी चाकू की मदद से बस के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, जबकि बॉयस इस फिसलन भरी चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी पीछे से दूसरी केबल भी काट दी जाती है और उनका सहारा छूट जाता है। लेकिन अपनी चाकू का इस्तेमाल करके वे आखिरकार उस चट्टान पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। ये सब देखते हुए एनफोर्सर ग्रे को गोली मारने के लिए अपना स्नीपर निकालता है, लेकिन स्नीपर के लेंस के माध्यम से ग्रे ने फिर से एनफोर्सर को सम्मोहित कर लिया। उसे लगा कि वे वहां से चले गए हैं और इस तरह वे दोनों उनसे बच गए। पूरी लड़ाई के दौरान बॉयस को गोली लग गई थी, जिसके कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था। बॉयस खुद ही अपने शरीर से वो गोली निकाल लेता है और ग्रे उसके घावों पर टांके लगाती है। वो रानी को दिखाना चाहती है कि वो गर्भवती है। रानी को एक वारिस मिला, अब उसे राजा को यातना देने की जरूरत नहीं थी। रानी का व्यवहार राजा के साथ अच्छा नहीं था। वो राजा से अलग भी होना चाहती थी, लेकिन राजा से अलग होने के बाद उसे रानी से मिली शक्ति खत्म हो जाएगी। वो तुरंत राजा को मार डालती है और वह सभी से झूठ बोलती है कि उसकी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये लोग अब एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं जहां उनके पीछे बहुत सारे राक्षस पड़े हैं। ये अजीब दिखने वाले प्राणी इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन देखने में बहुत डरावने थे। इससे पहले कि वो ग्रे पर हमला करता, बॉयस ने उस पर चारों तरफ तेल फैला दिया और आग लगा दी, क्योंकि वो इन प्राणियों की कमजोरी जानता था। वो आग से डरते थे, लेकिन ये राक्षस उससे कहीं ज्यादा चालाक थे जितना उसने सोचा था। वे जमीन से बाहर निकल आए और जैसे ही उन्होंने आग बुझाई वे उनकी ओर बढ़ने लगे। बॉयस उन राक्षसों को मारने लगा जो उसकी ओर बढ़ रहे थे, और इस तरह इतने सारे राक्षसों से इन दो इंसानों को भागते हुए देखकर राक्षसों का नेता हैरान हो गया और वो प्रकट हुआ। जैसे ही ग्रे ने उसे देखा, उसने अपना जादू चलाया। उसे सम्मोहित करके उसने इन सभी प्राणियों को उससे दूर रहने का आदेश दिया। उसके बाद जैसे ही उसे मौका मिला, उसने अपने हाथों से आग निकाली और इन राक्षसों के सभी प्राणी यहाँ नष्ट हो जाते हैं और आखिरकार वे पीछे रह जाते हैं। आगे बढ़ते हुए बॉयस उससे पूछता है, मुझे तो आग भी महसूस नहीं हुई, तुमने वहां आग कैसे जलाई? तब ग्रे ने उसे सच्चाई बताई कि उसने वहां कोई आग नहीं जलाई थी। उसने बस इन सभी राक्षसों को भ्रम दिखाया था। राक्षस अपने विचारों और आग के डर के कारण मर गए। अब अगला शहर खोई हुई भूमि था। थोड़ी दूरी पर बॉयस उसे फिर से रोकता है और कहता है, सोचो, आगे बढ़ना बहुत खतरनाक है, तुम्हारी जान जा सकती है। अब ये लोग बात कर रहे थे और पुल पार कर रहे थे, तभी उन्होंने एनफोर्सर को अपनी सेना के साथ उनका पीछा करते हुए देखा। उनके सामने पुल था, कोई और रास्ता नहीं था, कैसे बचें? तभी ग्रे को एक और विचार आता है। वो पुल पर तेजी से दौड़ने लगती है और एनफोर्सर भी ट्रेन की गति बढ़ाते हुए ग्रे को कुचलने की योजना बनाता है। लेकिन एक बिंदु पर जाकर एनफोर्सर को पता चलता है कि ये पुल वास्तव में टूटा हुआ था। उसकी गति इतनी तेज थी कि वो ब्रेक भी नहीं लगा सका और पुल के अंत में ग्रे कूद गई, जहां उसे नीचे लेटे हुए बॉयस ने पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। लेकिन एनफोर्सर और उसके सभी साथी यहां मारे गए। जब कुलपिता को पता चला कि उसके सभी साथी मारे गए तो वह डर गया। उसने सोचा कि जिसने धर्म के नाम पर सभी को अपना गुलाम बना लिया है, वो रानी को ग्रे से मिलने नहीं देगा और उससे अपनी शक्ति छीन लेगा। इसीलिए वो सभी को ये दिखाने की कोशिश करता है कि रानी ग्रे से मिलकर इस जगह को नष्ट करना चाहती है। जैसे ही रानी को इस बारे में पता चलता है, वो अपने खास आदमी को मनाने का फैसला करती है। प्यार के नाम पर उसे अपने करीब लाकर वो उसके माध्यम से कुलपिता और उसके सभी लोगों को मार डालती है। आखिरकार ये लोग खोपड़ी नदी पर पहुंच गए थे। वह गुफा वही थी जहां आकार बदलने वाला रहता था। थोड़ी ही देर में पूर्णिमा आने वाली थी। ग्रे ने देखा कि यहाँ बहुत सारी इंसानी खोपड़ियां थीं। बॉयस ने कहा कि ये उन सभी की खोपड़ियां हैं जो आकार बदलने वाले का शिकार करने आए थे। सोचने के लिए अभी भी समय है। लेकिन ग्रे उसकी बात नहीं सुनती और बड़े चांदी के नाखूनों पर कीलें ठोकना शुरू कर देती है। इसे पहनकर वो बॉयस को एक बड़ा रहस्य बताती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सोचा। मैं जानती हूँ कि तुम ही वो आकार बदलने वाले हो। मुझे इसके बारे में अपने जादू से पता चल गया था और मैंने तुम्हें इस काम के लिए इसलिए रखा क्योंकि अगर तुम यहाँ रहते तो तुम मुझे यहाँ सुरक्षित रूप से ला सकते थे, और तुम्हें यहाँ लाने का उद्देश्य ये था कि तुम्हारी शक्ति लेने के लिए तुम्हें तुम्हारी जगह पर लाना और मारना जरूरी था। जैसे ही पूर्णिमा आती है, बॉयस भी उसके सामने आकार बदलने वाला बन जाता है।
जैसे ही वो भेड़िए के रूप में आता है, बॉयस की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और भले ही वो नहीं चाहता, वो ग्रे पर हमला कर देता है। ग्रे भी उससे लड़ने के लिए उठ खड़ी होती है। अपने जादू से बॉयस को सम्मोहित करके वो दिखाती है कि बहुत सारे पक्षी उसकी ओर आ रहे हैं। इन पक्षियों से छुटकारा पाने के लिए वो अपना हाथ हिलाना शुरू कर देता है और उसी समय एक बहुत बड़ा पक्षी उस पर हमला कर देता है। उसे बचाने के लिए जैसे ही बॉयस पीछे हटने लगता है, उसकी कमजोरी और खोए हुए दिमाग का फायदा उठाकर ग्रे अपने चांदी के नाखूनों से उस पर हमला कर देती है। इसी बीच चांद भी बादलों के पीछे छिप जाता है और बॉयस का शरीर इंसानी रूप में आ जाता है। ग्रे के हमले के कारण वह उस समय बेहोश था। जब उसे होश आया तो वह जंजीरों से बंधा हुआ था। वह कमजोर महसूस कर रहा था। उसे पता चला कि इन आकार बदलने वालों की कमजोरी वास्तव में चांदी है और ग्रे ने उसे कमजोर करने के लिए बहुत अच्छा खेल खेला। जब उसने उसके शरीर पर कीलें ठोकी तो उसने उसके शरीर में एक चांदी का सिक्का डाल दिया, जो अब उसके शरीर में प्रतिक्रिया कर रहा था और उसे कमजोर कर रहा था। अब वो बॉयस से माफी मांगती है और कहती है कि मैं वो नहीं करना चाहती जो मैं करने जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने कर्ज के कारण बेबस हूँ। वो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी बॉयस ने कहा, मेरी भी एक इच्छा है। बॉयस उससे उसके साथ रहने की इच्छा करता है, क्योंकि अब उसे ग्रे से प्यार हो गया था। ये सुनकर ग्रे रोने लगती है और वो कहती है कि हर इच्छा की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बॉयस भी इसके लिए तैयार था, लेकिन ग्रे बुरी तरह फंस गई थी। उसे रानी के खास आदमी या बॉयस की इच्छा पूरी करनी थी। जैसे ही पूर्णिमा फिर से बादलों से बाहर निकलती है, बॉयस आकार बदलने वाला बन जाता है और ग्रे बेरहमी से उसके शरीर में खंजर घोंपकर उसे मार डालती है। उसके बाद यह दृश्य कट जाता है और हमें अगली सुबह का दृश्य दिखाया जाता है। ग्रे के हाथ में हमें बॉयस की भेड़िए की खाल दिखाई देती है। जैसे ही ग्रे वापस आती है, वो देखती है कि यहाँ के सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वे चर्च की सरकार से तंग आ चुके थे और उनके लिए उम्मीद की एकमात्र किरण ग्रे थी। जैसे ही ग्रे आती है, वह अपना विरोध शुरू कर देती है और वे सभी बर्बर बन जाते हैं। वे चर्च पर हमला करते हैं और चर्च के क्रॉस को भी गिरा देते हैं। ग्रे पहले रानी के खास आदमी के पास जाती है। वो उसे बॉयस की खाल देती है और कहती है कि रानी को इस पर अपना खून डालना होगा, तभी इसकी शक्ति रानी के अंदर जाएगी। इस खाल को पकड़कर वो आदमी कहता है, मैंने तुमसे एक इच्छा मांगी थी, रानी की इच्छा पूरी न करने की। ग्रे उसे एक मोड़ बताती है। रानी वास्तव में एक आकार बदलने वाली बनना चाहती थी और बॉयस को पाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि केवल एक ही आकार बदलने वाला है, बॉयस। रानी को आकार बदलने वाली बनाने के लिए मुझे बॉयस को मारना पड़ा और तुम्हारी इच्छा इस रानी को पाने की थी। अब जब बॉयस मर चुका है तो रानी भी तुम्हारी है। अब जब रानी को पता चलता है कि बॉयस मर चुका है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसे वो पल याद आता है जब बॉयस ने उससे कहा था कि तुम मेरी तरह नहीं हो, मैं अपनी जैसी किसी से शादी करना चाहता हूँ। तभी रानी ने आकार बदलने वाली बनने का फैसला किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अपने फैसले में वो बॉयस को खो देगी। वो पूरी रात इसी दुख में रही। पूर्णिमा तक उसने अपना अनुष्ठान पूरा नहीं किया और जैसे ही सुबह की सूरज की रोशनी आकार बदलने वाले की खाल पर पड़ी, वो खाल आग की तरह जल गई और राख हो गई। अब गुस्से में रानी अपने खास आदमी जेरियस को मार डालती है, जो इस समय रानी के पास आया था। लेकिन जब वो बाहर गया तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी भावनाओं में एक बड़ी गलती कर दी थी। उसने जेरियस को मार डाला था, जिसकी सेना के माध्यम से वो बाहर के उन लोगों से लड़ सकता था जिन्होंने विद्रोह कर दिया था। दृश्य कट जाता है और हमें बॉयस दिखाता है, जिसे सुबह होते ही होश आ गया। जब वो मरा तो वह एक आकार बदलने वाला था। उसकी जान उसकी खाल में थी। क्योंकि रानी ने उसकी खाल का इस्तेमाल नहीं किया, उसकी जान बॉयस में वापस आ गई और वो फिर से जीवित हो गया। गुस्से में बॉयस ग्रे के पास आता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वह उससे पूछता है, तुमने मुझे क्यों मारा, हालांकि मैंने तुमसे मेरे साथ रहने की इच्छा की थी। ग्रे उसे सच्चाई बताती है कि मैंने पहले ही भविष्य देख लिया था। मुझे पता था कि रानी तुम्हारे साथ रहने के लिए एक आकार बदलने वाली बनना चाहती है, जब रानी का खास आदमी भी उससे प्यार करता है। मैंने भविष्य में देखा था कि रानी तुम्हारी मौत के दुख में अपने खास आदमी को मार डालेगी और तुम्हारी खाल नहीं उतारेगी, जिससे तुम्हारी जान वापस आ जाएगी। इस तरह रानी, उसके खास आदमी और तुम तीनों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बॉयस ये जानकर बहुत हैरान और खुश हुआ, क्योंकि अब ग्रे, जिससे वो प्यार करता था, उसके साथ रहने वाली थी। वे दोनों अपने अगले मिशन के लिए एक साथ निकल जाते हैं और बस ये फिल्म यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।